दोस्तों एशियन क्वालिफायर्स का मैच डे 3 एंड मैच डे 4 हमसे कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में इंडिया दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफायर खेलने जा रही है सिंगापुर की टीम के साथ और सेम बांग्लादेश की टीम खेलने जा रही है दो इंपॉर्टेंट क्वालिफायर हांगकांग की टीम के साथ। और ग्रुप सी के ऊपर हम नजर भी डालेंगे ना तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों ग्रुप में बॉटम पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इन दो इंपॉर्टेंट क्वालिफायर्स के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के लिए एक परफेक्ट लाइनअप, एक परफेक्ट सेटअप क्या हो सकता है जिससे दोनों टीमें ग्रुप में उछाल मार सके, क्योंकि भाई दोनों को ही अब यहां से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है। तो करते हैं सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी इंडिया के फुटबॉल फैन है या फिर बांग्लादेश के फुटबॉल फैन है, भाई दोनों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इंडिया वाले भाई ये बता दो, स्ट्राइकर की पोजीशन पर तुम किसे देखना पसंद करोगे और मिडफील्ड में किसे देखना पसंद करोगे, ठीक है। और बांग्लादेश के फुटबॉल फैन के लिए भी भाई सेम ही क्वेश्चन है कि स्ट्राइकर की पोजीशन पर तुम किस प्लेयर को देखना पसंद करोगे और मिडफील्ड में हमजा चौधरी का पार्टनर तुम किसको देखना पसंद करोगे। सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, मैंने यूरोपियन फुटबॉल के लिए अपना सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, सैम आनंद एफसी। तो भाई जिसको भी यूरोपियन फुटबॉल का शौक है ना, तो वो मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। वहां पर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर फीफा वर्ल्ड कप से क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है सारी आपको वहां पर मिल जाया करेगी। तो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर भाई मेरा सेकंड चैनल सैम आनंद एफसी सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि साउथ एशियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे, ठीक है। अब चलते हैं भाई फटाफट से वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया की टीम के लिए एक परफेक्ट सेटअप क्या हो सकता है सिंगापुर की टीम के सामने, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिफायर हमारे लिए मस्ट विन मैचेस है। इंडिया को हर हालत में जीतने पड़ेंगे। अगर नहीं जीते या ड्रॉ भी खेल दिया तो लगभग जो हमारी क्वालिफाई की उम्मीदें हैं वो अब ऐसा मान लो खत्म होने की तरफ आ जाएंगी। तो इंडिया के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन बेस्ट क्या हो सकती है, क्योंकि हमने खालिद जमील के सेटअप में देखा यही है कि भाई इंडिया 4-4-2 के फॉर्मेशन में ही खेल रही है या फिर 4-4-1-1 के फॉर्मेशन में खेल रही है। तो इस फॉर्मेशन के हिसाब से अब हम इंडिया की टीम बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले अभी हम डिफेंस लाइन के ऊपर देखते चलते हैं। देखो गोलकीपर के ऊपर हम बात करें तो ये तो नो ब्रेनर है, इसके ऊपर कोई बात करना बनता नहीं है। इंडिया के लिए गोलकीपर पर मेरी तरफ से गुरप्रीत सिंह संधू ही स्टार्ट कर रहे हैं और वो ही डिजर्व करते हैं। बड़े मैचेस हैं भाई और जिस तरीके की गुरप्रीत सिंह संधू ने फॉर्म भी दिखाई थी काफा नेशंस कप के अंदर, तो गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा वो पोजीशन कोई और डिजर्व करता नहीं है, ठीक है। तो गोलकीपर पर हमारे लिए इंडिया से गुरप्रीत सिंह संधू आ रहे हैं। अब आगे चल के डिफेंस लाइन के ऊपर बात करते हैं। तो डिफेंस लाइन में हमारे पास हमारे जो दो सेंटर बैक हैं, दो सेंटर बैक के ऊपर बात करें, देखो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। स्क्वाड में नए नए प्लेयर आए हैं, परमवीर आए हैं, विकास शुभनाम आए हैं, काफी तरीके के प्लेयर हैं। लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और खालिद जमील हमेशा से डिफेंस सॉलिड करना पसंद करते हैं। तो सेंटर बैक पे भाई मेरे लिए विदाउट एनी डाउट नो ब्रेनर है ये भी, अनवर अली और संदेश झिंगन का पेयर होने वाला है। संदेश झिंगन ने अभी नेशनल टीम ज्वाइन करी नहीं है क्योंकि एफसी गोवा के जो एसीएल के मैचेस थे उसमें बिजी थे, बट अभी वो ज्वाइन कर लेंगे। तो संदेश झिंगन भी फिट है, अनवर अली के साथ वही पेयर करेंगे। और हमने देखा भी था भाई काफा के अंदर अनवर अली और संदेश झिंगन कितने ज्यादा सॉलिड नजर आए थे डिफेंस लाइन में। संदेश झिंगन तो स्पेशली भाई हमारे लीडर भी हैं। तो इंडिया के लिए मेरी तरफ से अभी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह है और सेंटर बैक का जो मेरा पेयर है जिनको मैं चाहता हूं, तो भाई वो आ रहे हैं मेरे लिए अनवर अली और साथ में संदेश झिंगन। अब सेंटर बैक से आगे बढ़ के हम भाई बात करते हैं फुल बैक्स के ऊपर, हमारे राइट बैक और लेफ्ट बैक क्या हो सकते हैं। तो यार देखो यहां पर ना बहुत सारे ऑप्शन है। खालिद जमील के पास काफी सारे प्लेयर हैं और खालिद जमील ना भाई देखो डिफेंस सॉलिड ही रखते हैं, तो उनको थोड़े से फिजिकलिटी वाले प्लेयर ज्यादा चाहिए होते हैं। बट देखो मैं अपनी तरफ से भी बात कर रहा हूं, तो यार मैं चाहता ये हूं कि जो लेफ्ट बैक वाली पोजीशन है या लेफ्ट विंग बैक वाली पोजीशन है, वहां पर यार देखो लग तो मेरे को अंदर से यही रहा है कि खालिद जमील मोहम्मद उवैस के साथ ही जाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से जाता हूं वहां पर हम मे भी अभिषेक सिंह टेकचाम के साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों में से ही कोई आएगा स्टार्टिंग 11 के अंदर। उवैस का मेरे को चांस इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि उवैस के पास फिजिकलिटी है और उवैस की जो लॉन्ग थ्रो वाली स्ट्रेटेजी है वो काफा नेशंस कप के अंदर काफी ज्यादा काम आई थी। तो हो सकता है मोहम्मद उवैस इस वजह से हमें स्टार्टिंग लाइनअप में दिखेंगे, जो मेरे को शायद लग भी रहा है वही होंगे, वरना मैं तो अपनी तरफ से अभिषेक सिंह टेकचाम भी चाहता हूं। और जो राइट बैक है वहां पर भी बहुत सारे ऑप्शन है, रोशन सिंह भी है, राहुल भेके भी हैं, काफी प्लेयर हैं, रिकी मितेई भी है अंडर 23 के। बट मुझे ऐसा लगता है राहुल भेके ने काफा नेशंस कप के अंदर राइट बैक में काफी सॉलिड नजर आए थे वो, जब तक संदेश झिंगन और अनवर अली पेयर थे। तो राइट बैक पे मेरे को लगता है राहुल भेके ही ठीक रहेंगे क्योंकि उनके पास फिजिकलिटी है, अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और
ठीक है, सिंगापुर के सामने वो अच्छा कर लेंगे। तो अभी जो हमारी डिफेंस लाइन बन रही है, गोलकीपर में गुरप्रीत सिंह है, सेंटर बैक का हमारा पेयर संदेश झिंगन और अनवर अली का है। वो जो हमारे फुल बैक्स आ रहे हैं, यहां पर अब चॉइस है, उधर लेफ्ट बैक पे अभिषेक सिंह और मोहम्मद उवैस में से कोई भी हो सकता है, और राइट बैक पे तो हमारे पास राहुल भेके आ ही रहे हैं। तो ये इंडिया की अभी तक मेरी तरफ से एक अच्छी परफेक्ट डिफेंस लाइन बन रही है सिंगापुर के सामने। डिफेंस लाइन से आगे बढ़ के अब हम आगे चलते हैं मिडफील्ड की तरफ, और मिडफील्ड में जो हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट मिडफील्डर है ना, अब भाई यहां पर देखो बढ़िया सिलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि अभी मोहन बगान से जो प्लेयर्स को बुलाया गया है ना, वहां अपूया का नाम नहीं है भाई। मुझे ऐसा लगता है अपूया का होना जरूरी था, क्योंकि अपूया खालिद जमील के साथ पहले भी खेल चुके हैं, बट हैरानी की बात है अपूया का नाम नहीं है भाई। तो अब अगर अपूया नहीं है तो हम क्या मिडफील्ड रख सकते हैं यहाँ पे? देखो, हमने काफा नेशंस कप के अंदर देखा खालिद जमील ने बहुत ज्यादा चांसेस दिए जैक्सन सिंह को, निखिल प्रभु को, दानिश फारूक भट्ट को भी चांस दिया, बट खालिद जमील करते क्या है, एक तो उनको मिडफील्डर चाहिए जो बॉल के ऊपर बढ़िया कंफर्टेबल रहे, बॉल रोटेट करे, और एक उनको चाहिए होता है थोड़ा सा डिस्ट्रॉयर टाइप, जो मिडफील्ड के अंदर भाई वो डर्टी वर्क करे, जो सुरेश सिंह करते आ रहे थे। तो यहां मुझे लगता है मिडफील्ड में जो हमारे दो प्लेयर हो सकते हैं हाई चांसेस, जैक्सन और निखिल प्रभु में से कोई एक खेलेगा। जैक्सन के हाई चांसेस है, या निखिल प्रभु भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। और दूसरा जो मेरे को मिडफील्डर लग रहा है जिसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, खेल सकता है भाई सीधा स्टार्टिंग 11 में आके, वो है भाई दीपक तांगरी। अब देखो, काफियों को लगेगा कि दीपक तांगरी का ऑप्शन क्यों है, क्या है, बट भाई लेकिन खालिद जमील को ना प्लेयर ही ऐसे पसंद आते हैं जो मिडफील्ड के अंदर आके तोड़फोड़ मचाएं, सेकंड बॉल्स विन करें। और दीपक तांगरी की खासियत भी है, वो एरियल बॉल्स भी विन कर लेते हैं, सेकंड बॉल्स भी विन कर लेते हैं, और वो डर्टी वर्क भी कर लेते हैं मिडफील्ड के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाई चांसेस है हम दीपक तांगरी को सीधा स्टार्टिंग 11 में आता हुआ देख सकते हैं, और दीपक तांगरी जैसे प्लेयर खालिद जमील को पसंद आते हैं भाई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मिडफील्ड के अंदर हमारे जो दो प्लेयर हैं, एक जैक्सन सिंह होगा और एक दीपक तांगरी हो सकता है, वरना एक निखिल प्रभु होगा और एक दीपक तांगरी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई विंग्स के ऊपर आ जाएं, विंग्स पे हमारे कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, क्योंकि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, यहां पर इंडिया का अटैक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो विंग्स पर भाई अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमने अंडर 23 के प्लेयर्स लिए, हमने तरह तरह के प्लेयर्स बुलाए हैं भाई, लेकिन जो हमारे सबसे पहले तो लेफ्ट विंग आ रही है ना, अब भाई मुझे यहां पता क्या लग रहा है, मुझे यहाँ एक चीज लग रही है, यहां पर खालिद जमील ना सीधा मोहम्मद सनन को स्टार्ट दे सकते हैं। मोहम्मद सनन भाई जमशेदपुर के अंदर खालिद जमील का लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं, और एक फैक्टर मुझे ये भी लग रहा है, अगर लेफ्ट बैक पर मोहम्मद उवैस खेले तो आगे लेफ्ट विंग पर हम मोहम्मद सनन को देख सकते हैं। ये वो जमशेदपुर वाली केमिस्ट्री और कॉम्बिनेशन बन सकता है। मोहम्मद सनन टेक्निकल लेवल पर अच्छा प्लेयर है, लॉन्ग शॉट्स भी लगा सकता है, सब कुछ बढ़िया कर लेता है, क्रॉसेस भी बढ़िया लगा देता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोहम्मद सनन सही रहेगा लेफ्ट विंग पर। उसके बाद जो राइट विंग वाली पोजीशन है, वहां पर अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है काफा नेशंस कप के अंदर वहां पर लालिंजवाला चांगते अच्छा काम करते आए थे, जितने मैचेस उन्होंने खेले काफी अच्छे दिखे, एज अ टीम में काफी अच्छा वो काम कर रहे थे। तो राइट विंग पे देखो होंगे प्लेयर बहुत सारे, बट मुझे ऐसा लगता है लालिंजवाला चांगते का ऑप्शन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे में अभी जो हमारे मिडफील्ड के अंदर ये चार प्लेयर आ रहे हैं, दो मिडफील्डर हमारे आ रहे हैं जैक्सन और दीपक तांगरी, और विंग्स पर हमारे दो प्लेयर आ रहे हैं मोहम्मद सनन और साथ में लालिंजवाला चांगते। मिडफील्ड से आगे बढ़ के अब हम दो स्ट्राइकर के ऊपर बात कर लेना कि इंडिया के लिए दो स्ट्राइकर कौन हो सकते हैं, और यही इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है भाई। यहाँ किसी को समझ नहीं आता कि गोल कौन स्कोर करके देगा। तो देखो, एक तो पोजीशन के लिए हमारे पास सुनील छेत्री है, ठीक है, सुनील छेत्री खेलेंगे, स्टार्टिंग 11 में आएंगे, मेरे को जाता लगता है खाली जमीन उनको डालेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, और बड़े मैचों में सुनील छेत्री की भाई जरूरत पड़ ही जाती है, और कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो एक पोजीशन पर मैं सुनील छेत्री को रख रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है, वो डिजर्व करते भी हैं। सुनील छेत्री के अलावा अब जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइकर का, वहां कौन हो सकता है? वहां बहुत सारे प्लेयर है हमारे पास। इरफान यदवाद को हमने वहां ट्राई करवा कर देख लिया, उनसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं काफा नेशंस कप के अंदर। हमने कितने प्लेयरों को चांस दे दिया, उनसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो भाई मैं अपनी तरफ से चाहता हूं यहां पर यंग प्लेयर डाल दो। मैं दूसरा प्लेयर जो है चुन रहा हूं एज अ स्ट्राइकर, भाई मैं जा रहा हूं मोहम्मद सुहेल के साथ। अब देखी जाएगी भाई जो होगा। हमने भाई रहीम अली को खिला के देख लिया, हमने इरफान यदवाद को देख लिया, उनसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो भाई ठीक है, एक बार मोहम्मद सुहेल को भी खिला लो। एक तरफ एक्सपीरियंस इंडियन स्ट्राइकर सुनील छेत्री, और दूसरी तरफ यंग एंड फियरलेस स्ट्राइकर मोहम्मद सुहेल। मुझे नहीं लगता भाई इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई हो सकता है। ठीक है भाई, सुहेल की एज अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, सुहेल बढ़िया खेला था अंडर 23 क्वालिफायर्स के अंदर, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था इंडिया अंडर 23 का। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एज वाली बात को यहाँ होनी चाहिए, और खाली जमीन को थोड़ी सी डेयरिंग यहाँ पर दिखानी चाहिए। तो ठीक है, मेरे लिए यहाँ पर दो स्ट्राइकर आ रहे हैं भाई, एक तरफ एक्सपीरियंस इंडियन स्ट्राइकर सुनील छेत्री, और दूसरी तरफ यंग एंड फियरलेस इंडियन स्ट्राइकर
मोहम्मद सुहेल। तो अब ये जो तुम्हें इंडिया की टीम सामने दिख रही है, तुम्हें क्या लगता है भाई सिंगापुर के सामने हम इस टीम से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगर इस टीम के साथ जाती है तो डेफिनेटली हम सिंगापुर को उनके घर पे भी हरा सकते हैं, और इंडिया जब वो खेलने आएंगे तो यहां पर भी हम उन्हें हरा सकते हैं, और हम मैक्सिमम 6 पॉइंट टारगेट मार सकते हैं अगले 2 क्वालिफाइंग मैचेस के अंदर। भाई हम अब बांग्लादेश और हांगकांग वाले मैच के ऊपर बात कर ले कि बांग्लादेश की टीम के लिए परफेक्ट सेटअप क्या हो सकता है, क्योंकि भाई उनके लिए भी ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। उनके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, हांगकांग के साथ एक होम मैच और एक अवे मैच। तो बांग्लादेश की टीम के लिए एक परफेक्ट टीम क्या हो सकती है, क्योंकि जावी कैबरेरा की हम बात करें तो भाई बांग्लादेश मोस्टली 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में खेलना पसंद करती है। जावी कैबरेरा 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के साथ ही जाते हैं, और बांग्लादेश के लिए मैं यहां पर भी 4-2-3-1 के सेटअप के हिसाब से अब हम टीम बनाएंगे। तो 4-2-3-1 के सेटअप के हिसाब से अगर हम बांग्लादेश की टीम बनाना स्टार्ट करें तो भाई देखो, सबसे पहले गोलकीपर पर कोई ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है नहीं, नो ब्रेनर है। यहां पर तो मितुल ही स्टार्ट करेंगे एज अ गोलकीपर, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बाकी कोच के मन में कुछ अलग आ जाए तो उस पर कुछ कह नहीं सकते। बाकी मेरी तरफ से तो गोलकीपर मितुल ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं डिफेंस लाइन के ऊपर। देखो, जो ये डिफेंस लाइन है ये बांग्लादेश की ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। यहाँ कोई ज्यादा चेंजेस की मतलब मुझे लगता नहीं है कोई जरूरत है, क्योंकि डिफेंस लाइन देखो ठीक काम कर लेती है बांग्लादेश की तरफ से। तो जो 2 सेंटर बैक्स मैं बांग्लादेश के यहाँ पर रख रहा हूँ, विदाउट एनी डाउट भाई तारिक काजी और टोपू बर्मन ही स्टार्ट कर रहे हैं, और इनके अलावा कोई डिजर्व करता भी नहीं है भाई, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बांग्लादेश की डिफेंस लाइन के भाई काफी रॉक सॉलिड प्लेयर है सेंटर बैक की पोजीशन पर। तो तारिक काजी और टोपू बर्मन मेरे लिए एज अ सेंटर बैक्स आ रहे हैं बांग्लादेश के लिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं फुल बैक्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लेफ्ट बैक वाली पोजीशन है वहां पर सादुद्दीन ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जावी कैबरेरा इनके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। पिछले कुछ मैचेस हुए, क्वालिफायर वाले मैचेस भी हुए, नेपाल के साथ भी मैचेस हुए, वहां पर भी सादुद्दीन ने ही स्टार्ट किया था। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है यहाँ कोई ज्यादा चेंज आएगा। सादुद्दीन भाई मुझे लगता है ये मैच भी स्टार्ट करेंगे। तो सादुद्दीन एक तो लेफ्ट बैक पर आ रहे हैं, और दूसरा जो हमारे पास राइट बैक वाली पोजीशन है वहां ऑप्शन है, वहां एक तो रहमत मियां का ऑप्शन है, और वहां एक ऑप्शन है हमारे पास शकील अहमद टोपू का। ठीक है, तो रहमत मियां और शकील अहमद टोपू में से देखो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट अगर मेरे से पूछोगे तो भाई मैं शकील अहमद टोपू के साथ जाना प्रेफर करूंगा। थोड़ा सा मेरे को बेटर प्ले लगा वो बॉल के ऊपर। तो अभी जो हमारी बांग्लादेश की डिफेंस लाइन बन रही है भाई, गोलकीपर पर मितुल आ रहे हैं, सेंटर बैक हमारे आ रहे हैं तारिक काजी और टोपू बर्मन, लेफ्ट बैक आ रहे हैं सादुद्दीन, और साथ में राइट बैक पर हमारे पास आ रहे हैं शकील अहमद टोपू। डिफेंस लाइन से आगे बढ़ के अब हम मिडफील्ड के ऊपर आते हैं, और हमारे यहाँ पर जो 2 मिडफील्डर हैं, जो डिफेंसिव मिडफील्डर है या सेंटर मिडफील्डर है, यहाँ कौन है? तो यार देखो, एक तो डेफिनेटली हमजा चौधरी है, इसके ऊपर ज्यादा कोई बात करना बनता नहीं। हमजा चौधरी भाई टीम के कैप्टन एंड लीडर हैं, तो हमजा चौधरी तो है ही। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमजा चौधरी का साथ कौन देगा मिडफील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है भाई, यहाँ पर हमारे पास रिदोय का ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास जमाल भुयान का ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास सोहेल राणा का ऑप्शन है। लेकिन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है भाई? देखो, मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ भाई, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से हमजा चौधरी के साथ किसको पार्टनर करना चाहिए मिडफील्ड के अंदर, क्योंकि देखो तीनों ही अच्छे ऑप्शन है। सोहेल राणा भी हैं, रिदोय भी हैं, जमाल भुयान भी हैं। मेरे को अपनी तरफ से ऐसा लगता है मे बी मोहम्मद रिदोय पार्टनर करेंगे हमजा चौधरी को मिडफील्ड के अंदर, जो ठीक है। तो हमारे जो अभी यहाँ पर 2 मिडफील्डर आ रहे हैं एज ए डिफेंसिव मिड या सेंट्रल मिड, तो हमजा चौधरी तो है ही डेफिनेटली, उनके साथ मोहम्मद रिदोय अभी हम लेकर चल रहे हैं। अब आ जाते हैं भाई आगे के लिए अटैकिंग मिड की पोजीशन पर। यहाँ कौन सा प्लेयर है? देखो, ऑप्शन यहाँ पर भी है, लेकिन अगेन विदाउट एनी डाउट भाई यहाँ पर शमित शोम ही स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके अलावा कोई स्टार्ट करना यहाँ पर बनता भी नहीं है, क्योंकि जो शमित शोम के पास एक्सपीरियंस है, जो क्लास है उस प्लेयर के पास, तो शमित शोम ही भाई अटैकिंग मिड की पोजीशन पर आ रहे हैं मेरे लिए। कैबरेरा ने भाई अभी पिछले कुछ जो फ्रेंडली मैचेस हुए वहां पर अलग अलग प्लेयर्स को चांस दिया, बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्वालिफायर वाला मैच है, तो यहाँ पर ये हमारे शमित शोम ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे विंग्स आ रही हैं, विंग्स के ऊपर अब हम बात करें तो विंग्स पे कौन आ सकता है भाई? ये देखो, ये जो आगे की जो फॉरवर्ड लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ भी देखना बनता है कि कौन कहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। तो देखो, लेफ्ट विंग वाली जो पोजीशन है वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि फाहमिदुल इस्लाम ही स्टार्ट करेंगे। फाहमिदुल इस्लाम के अलावा कोई और अभी ऑप्शन है भी नहीं ज्यादा, तो फाहमिदुल इस्लाम ने तो अपनी जगह मतलब पक्की करी हुई है लेफ्ट विंग वाली पोजीशन पर। अब जो राइट विंग और जो स्ट्राइकर है, यहां हम क्या करवा सकते हैं? देखो, बांग्लादेश की टीम के पास ना यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो राकिब हुसैन का ऑप्शन है और साथ में अल अमीन का ऑप्शन है। देखो, दोनों एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, बट द फैक्ट इज कि किसी को राइट विंग पे आना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी राकिब हुसैन को हम राइट विंग डाल सकते हैं, और उसके बाद एज अ स्ट्राइकर हम अल आमीन को डाल सकते हैं।
तुम्हें क्या लगता है भाई, मतलब क्या ये वाली जो फॉरवर्ड लाइन है ये ठीक रहेगी या फिर किसी और प्लेयर को ट्राई करवा सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अल अमीन ठीक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, स्ट्राइकर वो कर लेगा रोल बढ़िया। राकिब हुसैन भी अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट राकिब हुसैन जो है भाई वो बाकी पोजीशन पर भी कंफर्टेबल है। वो लेफ्ट विंग भी खेल सकते हैं, वो राइट विंग भी खेल सकते हैं। तो अगर जब वो है कंफर्टेबल बाकी पोजीशन पर तो उनको हम राइट विंग खिला सकते हैं और स्ट्राइकर पर अल अमीन आ सकते हैं। तो अब जो ये तुम्हें बांग्लादेश की लाइनअप दिख रही है, ये मुझे ऐसा लगता है हांगकांग के सामने अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि ये बांग्लादेश की टीम में डेप्थ है, क्वालिटी है। सबसे बड़ी बात मिडफील्ड के अंदर उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट रॉक पिलर प्लेयर्स हैं। तो तुम्हें क्या लगता है भाई, जो ये 4-2-3-1 के अंदर बांग्लादेश की लाइनअप बनी है, क्या ये एक परफेक्ट टीम होगी हांगकांग के सामने, या तुम इसके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हो? क्योंकि बांग्लादेश की टीम के लिए भाई ये मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों मैचेस जीतेगी तभी बांग्लादेश भाई इस ग्रुप के अंदर बनी रहेगी, वरना एक भी मैच ड्रॉ खेला या हारे फिर तो भाई जो एशियन क्वालिफायर का सपना है वो यहां पर टूट सकता है। क्योंकि यहां से हर एक मैच, चाहे अब वो इंडिया की टीम हो चाहे बांग्लादेश की टीम हो, ये मस्ट विन मैच है। इन दोनों को ही मैचेस जीतने पड़ेंगे तभी जाके ये ग्रुप बना रहेगा, वरना अभी हांगकांग और सिंगापुर एडवांटेज पर है। अगर इंडिया ने अपना मैच हारा या बांग्लादेश ने मैच हारा तो भाई दोनों के लिए यहां से मैटर खराब हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया और बांग्लादेश यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ सकते हैं इन एशियन क्वालिफायर्स के मैच डे 3 और मैच डे 4 के अंदर। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है, जितने भी भाई इंडियन फुटबॉल फैन है या बांग्लादेश फुटबॉल फैन है, तुम्हें क्या लगता है ये लाइनअप कैसी है? तुम अपनी तरफ से क्या चेंजेस लाना चाहते हो, या फिर स्ट्राइकर की पोजीशन पे तुम किसे खिलाना चाहते हो? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ में मेरा सेकंड चैनल है सैम आनंद FC, उसको यूरोपियन फुटबॉल के लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि वहां का भी कंटेंट आपके पास आता रहे। चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कंटेंट आपके पास आता रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।